जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 27 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और दोस्तों, आपको यहां पे करंट अफेयर्स के साथ मिलेगा स्टैटिक जीके। भारत का कोई भी एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर्स और जीके का आपकी ये फेवरेट क्लास होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया है? हमारे देश की 15 नंबर की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। शी हैज रिसेंटली रिलीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? तो इसका सही आंसर संथाली हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। संथाली भाषा में इन्होंने संविधान को अभी यहां पे विमोचन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पे विमोचन किया जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति भी यहां पे शामिल हैं। हमारे कानून मंत्री जो अर्जुन राम हैं, यहां पे मेघवाल साहब, ये यहां पे दिख रहे हैं। तीनों आप यहां पे तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो बात है यहां पे 25 दिसंबर की। संथाली भाषा में ट्रांसलेटेड यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा रिलीज किया गया। तो ये जो संविधान है ये ओक चिकी लिपि में पब्लिश किया गया। किसमें? ओल चिकी लिपि में यहां पे पब्लिश किया गया है। और भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के जो विधायी विभाग है, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जिसको अर्जुन राम मेघवाल साहब, यहां पे ध्यान में रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल साहब इसके मंत्री हैं। ये यहां पे इसे संभाल रहे हैं। इन्होंने यहां पे, इस मंत्रालय ने यहां पे तैयार किया है, इसको पब्लिश कराने में मदद करी है। अभी देखिए दोस्तों, 26 नवंबर को हम यहां पे संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हमारे देश के राष्ट्रपति, इन्होंने और भी भाषाओं में और भी अनुवाद में संविधान को रिलीज किया था। मलयालम में, मराठी में, नेपाली में, पंजाबी में, बोडो में, कश्मीरी में, ओडिया, असमिया, तेलुगु में। हमारे संविधान की 8वीं सूची में आपको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। और धीरे धीरे संविधान जो है सबके पास पहुंचे, सब उसे पढ़ सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके, संविधान के बारे में जान सके, इसको लेकर के लगातार संविधान का ट्रांसलेशन कर करके पब्लिश किया जा रहा है। संथाली भाषा के बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो संथाली भाषा भारत की एक प्रमुख आदिभाषी भाषा है। आदिवासी यानी ट्राइबल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे किस कम्युनिटी के द्वारा? संथाल कम्युनिटी के द्वारा बोला जाता है। तो मुंडा भाषा परिवार की सबसे बड़ी जो लैंग्वेज है वो यहां पे संथाली भाषा मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिपि है ये ओल चिकी लिपि है, जिसपे लिखा जाता है। अगर बात करें तो संथाल जनजाति बेसिकली आपको वेस्ट बंगाल और झारखंड में देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी संथाली भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल में। तो आप लोकेशन में यहां पर देखो, ये यहां पर देखो, ये वेस्ट बंगाल है और यहां पर आप देखिए ये झारखंड है। यहां पर आपको बेसिकली संथाल कम्युनिटी बहुत सारी मिलेगी और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहां पे दर्जा प्राप्त किया गया है। तो संथाली भाषा संविधान की 8 शेड्यूल है, जिसमें 22 भाषाएं, उनमें से एक भाषा संथाली भी है जो इसमें शामिल है। तो ये जो ओल चिकी लिपि है, मैंने आपको बताया, ये किसने बनाई थी? 1925 में डेवलप की गई और इसे क्रिएट किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। अब मैं आपको भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं बता रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। वैसे सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था और दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 शेड्यूल आते हैं, 7 यहां पे आर्टिकल्स आते हैं, 7 अनुच्छेद आते हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 450 अनुच्छेद, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, जिन्होंने हमारे संविधान बनाने की मदद करी थी। और लास आई थी, लॉरेंस आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। ये 3 मेंबर आए थे, जिसे हम कहते हैं यहां पर कैबिनेट मिशन, जिसे हम कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तब सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। और हमारा संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी को लागू हो गया।
देखिए, संविधान सभा में टोटल मेंबर्स की संख्या 299 थी। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने सबसे लंबे समय के लिए। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपना लिया था। 15 आर्टिकल उसी दिन लागू हो गए थे। बचे हुए 380 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुए थे। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, अभी 450 अनुच्छेद है। 22 भाग थे, अभी 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए, अनुसूचियां पहले 8 थी, अब 12 शेड्यूल हैं। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें 3 रीडिंग हुई, 3 वाचन हुए और 11 हमें सेशन लगे हैं। ठीक है, संविधान की जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 32 है, जिसमें संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता, आदेश जारी कर सकता अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। और 21 आर्टिकल आपको राइट टू लाइफ देता है, सोने का अधिकार देता है, आपको जीने का अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने स्टैटिक जी के बहुत कुछ जाना यहां पे इस 4 से 5 मिनट में। हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर की। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, भारतीय महिला बल्लेबाज कौन है जिन्होंने 21 साल में सबसे अधिक T20 अर्धशतक जड़ दिए हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने केवल 21 साल में T20 में लगातार बेहतरीन शतक मारा है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज है शेफाली वर्मा। इनकी केवल 21 साल, शानदार प्रदर्शन किया शेफाली वर्मा ने। अभी पिछले आप देखिए लास्ट ईयर इनका बहुत ही शानदार रहा है। इन्होंने T20 में अब तक 12 50 मारी है। इस मामले में वेस्ट इंडीज की जो स्टेफनी टेलर हैं और आयरलैंड की गैबी लुइस है, उनको भी पीछे कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता देता हूं जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। तो 36 गेंदों में शतक लगाया है भारत का सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन? वैभव सूर्यवंशी शतक वीर बने हैं और इन्होंने शतक ठोक दिया है। स्मृति मंधाना 4000 रन बनाने वाली भारत की फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है, और सुखमन सिंह की हम बात करें तो सुखमन सिंह मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने आईजीयू में 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप में जीत हासिल करी है। दोस्तों, झारखंड ने पहली बार हरियाणा को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया है। प्रश्न नंबर 3 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो मैं आपको पहले करंट बताऊंगा, फिर इससे जुड़ा पूरा स्टैटिक जीके बताऊंगा। इंडिया का सबसे कम समय में आपको कंटेंट मिलेगा, ये पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास वाली बात है। अरावली पर्वतमाला में नया खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? Who has imposed a complete ban on the grant of new mining leases in the Aravalli ranges? तो केंद्र सरकार ने यहां पे भारी विरोध के बाद यहां पे पूरी तरीके से जो खनन के लिए पट्टा देने की बात कही थी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। जानते हैं मैटर क्या है? अरावली पर्वतमाला प्राचीन समय से हमारे देश के लिए एक आप कह सकते हैं खड़ा रहा है और ये राजस्थान से लेकर के आप दिल्ली तक देखेंगे एक्सटेंडेड है। यहां पे हाल ही में चर्चा में आया था कि जो सरकार है यहां की जमीन जो अरावली है उसको दे रही है ताकि खनन कर सके और इसका यूज कर सके। इसके बाद बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है कि हम यहां पे माइनिंग लीज को रोक रहे हैं। तो ये कदम जो है ये पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको यहां पे अवैध खनन रोकने के लिए कदम उठाया गया। अरावली पर्वतमाला चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई डेफिनेशन दी है। अरावली पर्वतमाला की डेफिनेशन में यह कहा गया है कि जो 100 मीटर यानी 328 फीट से ऊंचा क्षेत्र है उसे ही अरावली माना जाएगा। यानी अगर 328 फीट से नीचे का कोई भी पर्वत श्रृंखला है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का यह इशारा हो सकता है कि वहां पे खनन गतिविधि हो सकती है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो उसके बाद भारी विरोध भारत में देखने को मिले। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक ज्यादा ऐसी पहाड़ियां हैं जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हो और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो तो उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा यहां पे माना जाएगा।
तब उन्हें अरावली का हिस्सा माना जाएगा, ऐसा यहां पे डिफाइन किया गया था, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की अरावली पहाड़ी की परिभाषा बदलने के बाद पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुए और उसको सेव अरावली नाम के हैशटैग चलाए गए। मैंने भी बहुत सारे पोस्ट यहां पे किए भी थे कि अरावली पर्वतमाला को लेकर के क्या क्या यहां पर चीजें हो रही हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। राजा गुप्ता अंडरस्कोर ऑफिशियल, बहुत सारी घटनाएं वहां पे दिन भर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो अरावली पर्वतमाला भारत की नहीं, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में है और ये पूरी तरीके से रेसिड्यूरी हो गई, अवशिष्ट पर्वत में कन्वर्ट हो गई है। एक समय था जब ये हिमालय से भी ज्यादा ऊंची थी। अभी इसकी लंबाई 670 किलोमीटर है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक ये पूरी एक्सटेंडेड है, फैली हुई है। राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में आता है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इंपॉर्टेंट जीके है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा, कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन काल वो एरा है जब हिमालय का कोई वजूद भी नहीं था, जब यहां पे धरती का निर्माण हो, धरती का जो लैंड फॉर्म्स थे वहां पे निर्माण हो रहा था, तब अरावली पर्वतमाला यहां पे आई है। ठीक है, तो यह पर्वतमाला रेगिस्तानीकरण रोकने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इवन जो मानसून है जो आजकल उत्तर भारत में आता है, अरावली पर्वतमाला की वजह से है। वरना हो सकता था कि जो मानसून है इधर भी जा सकता था, पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता था। तो हिमालय और अरावली ने कहीं ना कहीं भारत को बेहतरीन मानसून दिया, जिसकी वजह से पैदावार होती है, कृषि होती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। हमारे देश में जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं तो इन माउंटेन रेंजेस की वजह से आते हैं। तो सलाम है माउंटेन रेंजेस को, जिन्होंने आज हमें पूरा यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करके रखा, हमें बचा के रखा है। हिमालय पर्वतमाला को भी आप देखिए, वहां से जो चाइना से ठंडी हवाएं आती है उसको रोकता है, हमारा मानसून चाइना ना चला जाए उससे रोकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इन माउंटेन रेंजेस के। तो इसी को कहते हैं प्रकृति का आशीर्वाद, इसी को कहते हैं प्रकृति का अमृत। जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, ये सारी चीजें मैंने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में पढ़ाई है, बहुत ही डिटेल से पढ़ाई है। आप देखना, पूरी ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है। अब देखिए, 3 प्रश्न मैंने आपसे कल पूछे थे, उसका आंसर मैं देता हूं, फिर मैं आपसे 3 प्रश्न वापस से पूछूंगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो भी सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस होगा। अब प्रेजेंट में भारत के सीजीआई कौन है, आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा कौन सी? येन है। ठीक है, क्या है? येन। ठीक है, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है दोस्तों? ये देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यहां पे लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अब 3 प्रश्न और देते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। अब देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में WHO की एक नई गाइडलाइन आई है। इसके अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट आपके लिए जरूरी है? HIV की नई टेस्टिंग प्रणाली स्टार्ट हुई है, तो इसे कहते हैं CD4 टेस्ट। वैसे HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिशा टेस्ट आपने पढ़ा होगा, तो CD4 टेस्ट यहां पे नया आ गया है। ठीक है, तो गंभीर HIV की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई गाइडलाइन जारी करी है। एडवांस्ड HIV की पहचान के लिए आपको CD4 टेस्ट कराना होगा। तो CD4 टेस्ट एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। तो CD4 आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट की संख्या को मापता है। हमारी बॉडी में WBC के कई प्रकार होते हैं। एक मोनोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। ठीक है, तो WBC में एक प्रकार का टी लिम्फोसाइट होता है जो आपके थाइमस ग्लैंड, यहां पे बीच में थाइमस ग्रंथि होती है, वो बनाता है। तो ये हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों, ये हमें एड्स से बचाता है। जब भी किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो टी लिम्फोसाइट की संख्या गिर जाती है। ये सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो यानी अगर ये गिर गई है मतलब एड्स की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये संख्या को मापता है CD4 टेस्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? तो WHO ने इस बात को कहा है कि 200 कोशिकाएं प्रति मिलीमीटर क्यूब से अगर कम है तो HIV को एडवांस माना जाएगा।
जब भी किसी को एचआईवी होगा तो उसकी यहां पे टी लिम्फोसाइट गिर जाएगी, ठीक है। तो यह कदम बीमारी से जुड़ी मौतें, जटिलताएं कम करने के लिए यहां पर उठाया गया है। तो एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो यह वायरस शरीर की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, आपको कमजोर कर देता है, और एचआईवी मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट पर हमला करता है, जो मैंने आपको बताया है। इसका अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये एड्स में बदल जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम में बदल जाता है, जो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में संक्रमण बीमारियां और बढ़ जाती हैं, इन सब से लड़ने की क्षमता खो जाती है और व्यक्ति की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में हाल ही में शुरू करी गई है? कौन सा स्टेट है जहां पे 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना स्टार्ट हुई है? तो दोस्तों उड़ीसा में 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना स्टार्ट हुई है। क्या है इसका मकसद, आइए जानते हैं। तो उड़ीसा के यहां पर जो मोहन जी हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो उड़ीसा कैबिनेट ने फैसला किया है कि 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को अप्रूव किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जहां पे स्टेट में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं, बहुत सारे लिटरेचर वाले हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उनको यहां पे जहां जहां उनका जन्म स्थल है, ठीक है, उनको डेवलप करना है, पहचान उनको दिलाना है और संस्कृति को बचाने के लिए सांस्कृतिक धरोहर स्थल बनाना है जहां जहां उनका जन्म हुआ है। तो इससे लोगों को इसके बारे में, उनके बारे में जानकारी होगी। तो इसके लिए यहां पे 12 पुत्र योजना स्टार्ट हुई है। तो महान व्यक्तियों को उड़ीसा में वहां की लोकल लैंग्वेज में 12 पुत्र बोला जाता है और इसमें 345 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बहुत सारी योजनाएं भारत में लॉन्च हुई हैं, मैं आपको योजनाएं भी पढ़ा देता हूं। आपकी पूंजी आपका अधिकार, बहुत सारे लोगों का पैसा, लोग आजकल स्कीम्स में पैसा लगाते हैं फिर भूल जाते हैं। मैं सरकार को कहूंगा पहले सहारा का पैसा वापस कर दो, फिर बाद में जो है वो करते रहना। सरकार भी बहुत निकम्मी है, इतने सारे लोगों का पैसा सहारा में लगा हुआ है, उसको देना चाहिए। पता नहीं किस बात का मसला है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्ट किया है। श्रद्धांजलि योजना असम में स्टार्ट किया। बहुत सारे असम के जो युवा हैं दूसरी जगह काम करने जाते हैं, उनकी आकस्मिक अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनके क्रियाक्रम और उनका अंतिम संस्कार असम सरकार करेगी। महाजे घर योजना गोवा में स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे लोग पुर्तगालियों के समय से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका घर का पट्टा नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो उनको घर दिलाया जाएगा। अरुणोदय 3.0 योजना असम में स्टार्ट किया गया है। इसमें बेसिक फैसिलिटीज दी जाएगी, जो बेसिक खाना पीना फ्रूट फल है इसमें यहां पे दिया जाएगा, असम यहां पे सपोर्ट करेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में स्टार्ट हुई है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में। नियुक्त मुहैया योजना असम में स्टार्ट हुई है। इसमें लड़कियों को हायर एजुकेशन दी जाएगी, उनको ताकि वो यहाँ पे कॉलेज ड्रॉप आउट ना, स्कूल ड्रॉप आउट ना, वो पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप डाउनलोड कर लीजिए स्टडीगर एप्लीकेशन। स्टडीगर एप्लीकेशन आपको कहां पे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर सेक्शन में चले जाना, वहां पे पिछले कई महीनों की पीडीएफ एक लाइन से पड़ी हुई है और प्रॉपर पढ़िए, किसी भी महीने का, किसी भी दिन का, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज में चले जाना जहां पे आज का टेस्ट लगा लेना। अब टेस्ट लगा लिया है तो कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट भी देख लेना। 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न है, पूरा पैटर्न वाइज, और 12 महीने का, हर महीने का मंथली टेस्ट भी लगा लेना। और प्रीमियम कोर्सेस में चले गए अगर, तो यहां पर आपको यही टेस्ट का कॉम्बो पैक लेस मतलब डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ऑफर है कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करना, जहां पे 12 महीने का टेस्ट और आपको इसके साथ साथ पैकेज मिल जाएगा आपको 18,000 टॉपिक वाइज का। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में ईयर एंड ऑफर चल रहा है दोस्तों, और आप ईयर एंड 500 कूपन कोड यूज करिएगा। डेली दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। अगर आप वहां पे सेशन एंड नहीं, सेशन जब होता है तब नहीं देख पाते, किसी भी समय क्लास देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। 1000 प्लस वीडियोस 3 साल की वैधता के साथ,
एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ पूरा टॉपिक वाइज बहुत ही डिटेल से पढ़ोगे। यहां पर आपको क्या मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज जीके टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली टेस्ट फ्री, और 12 महीने की ई बुक फ्री। ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप जाकर के एनरोल करो और बढ़िया से पढ़ो। इसके अलावा 12 महीने का पैकेज भी है मंथली करंट अफेयर्स का, उससे भी देख लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो अटल स्मृति न्यास सोसाइटी, उसका प्रेसिडेंट कौन यहां पे इलेक्ट किया गया है? तो भारत के पहले पूर्व उपराष्ट्रपति रहे एम वेंकैया नायडू, जो कि अभी सीपी राधाकृष्णन के पहले थे। ये नहीं, सीपी राधाकृष्णन के पहले जो जगदीप धनखड़ थे, उनके पहले थे एम वेंकैया नायडू, 13 नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो ये यहां पे चुने गए हैं। आप देखो यहां पर, तो एम वेंकैया नायडू को हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ये संस्था जो है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेमोरी में, और उनके जो थॉट्स हैं उनको यहां पे कंजर्व करेगी, उनको प्रिजर्व करेगी और उनको फैलाएगी। इसके लिए काम करती है ये जो अटल स्मृति न्यास सोसाइटी है, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया। एम वेंकैया नायडू 17 से लेकर 22 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं। 2024 में भारत का सबसे बड़ा दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको मैं बता रहा हूं। तो आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर थे बीपी कनुंगो, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया है। किसका? आईआईएफएल फाइनेंस का, ठीक है। एयरटेल इंडिया एमडी के सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। एनसीएईआर यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का यहां पर डायरेक्टर जनरल सुरेश गोयल को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। आइए देखते हैं मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन मोदी एरा, इस बुक के लेखक हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। ए राइट आंसर होगा। अरविंद पनगड़िया प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का गठन होता है। संजय मल्होत्रा भारत के 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। तुहिन कांत पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। तो अरविंद पनगड़िया साहब यहां पे इन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। माफ कीजिएगा, अरविंद पनगड़िया कह रहा हूं। प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने इस बुक को लिखा है। इसका विमोचन भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो यह पुस्तक राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में मोदी युग की आर्थिक नीतियां, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो अचीवमेंट है, उसका एनालिसिस किया गया है। अब पुस्तक बहुत सारे रिलीज हुए हैं, वो भी पढ़ा देता हूं। तो टी शिवानंदन ने द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड लिखा है। अनिल चौहान भारत के दूसरे वर्तमान सीडीएस है, इन्होंने रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 लिखा है। शिव कुमार मोहनका ने अबव एंड बियॉन्ड बुक यहां पे लिखा है। आफ्टर मी आचोस एमजे अकबर ने लिखा है। टीएन खोशू ने महात्मा गांधी पर्यावरण लिखा है। दे विल शूट यू मैडम हरिंदर बावेजा ने लिखा है। स्वप्निल पांडे ने विंग्स ऑफ वेलोर यहां पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। भारत किस अंतरराष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा? इंडिया 1 जनवरी 2026 से किसकी अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है? तो किम्बरले प्रोसेस, क्या है? किम्बरले प्रोसेस की भारत यहां पर अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। किम्बरले प्रोसेस है क्या, समझाता हूं आपको। तो किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता भारत को यहां पे सौंपी गई है। तो तीसरी बार भारत यहां पे किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता यहां पे सौंपी गई है। तो किम्बरले प्रक्रिया की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कच्चा हीरा है, जो रॉ डायमंड है, उसके व्यापार को रोकना। तो कच्चे हीरे का व्यापार बहुत सारे आजकल भारत में दुनिया भर में रेबल ग्रुप्स यहाँ पे उसको बेचते हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ पे युद्ध छेड़ते हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर वो हथियार खरीदेंगे, वित्त इकट्ठा करेंगे। तो ये इनको रोकना है, इन सभी विद्रोह समूह को रोकना है। तो ये प्रक्रिया त्रिपक्षीय पहल है। इसमें सरकार भी आती है, अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग भी आता है
और सिविल सोसाइटी भी आती है। ये सब मिलकर के इसको रोकने का काम करते हैं कि कोई और इलीगल पर्सन यहाँ पे कच्ची हीरो की यहाँ पे व्यापार ना करे। तो किम्बरले प्रोसेस जो है, किम्बरले प्रक्रिया की स्थापना यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव रखा था और उसी आधार पर यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसका अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट है महामना वंग में किसकी संकलित रचनाओं की श्रृंखला है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय की यहां पर रचना है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय की यहां पर ध्यान में रखिएगा रचनाओं की श्रृंखला है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने न्यू दिल्ली में यहां पर इन सभी संकलित रचनाओं की जो अंतिम श्रृंखला है महामना वाङ्मय, इनका यहां पर विमोचन किया है, इन सभी कंपाइलेशन का। तो मालवीय जी की जितनी भी यहां पर योगदान थी, इनके विचार जो थे, इनके जो थॉट्स थे, उनको यहां पर संरक्षित करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय 1866 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और इनका प्रयागराज में ही डेथ हुआ था 1946 में। इनको उपाधि दी गई थी महामना, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे यहां पर सम्मेलन थे उनके अध्यक्ष रहे 1933 में, 32 में, 1909 में और 1918 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU की। ठीक है, अगला है भारत ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, आपको बताना है। तो भारत ने हाल ही में K4 का सफल परीक्षण किया है, B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो K4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। K4 मिसाइल में जो K का मतलब है वो कलाम जी के लिए डेडिकेटेड है, जिनको भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो भारत के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इनके ऑनर में, इनके सम्मान में नाम रखा गया है। तो ये मिसाइल जो है ये परमाणु को ले जाने में कैपेबल है, पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली है, ये सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा। SLBM इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है K4 की, और INS अरी घाट से इसका परीक्षण किया गया, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ठीक है दोस्तों, परीक्षण स्थल है बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम के पास, DRDO ने डेवलप किया। भारत में DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर समीर वी कामत प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं, और जितने भी भारत में हथियार बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, सबको DRDO बनाने का काम करता है। ठीक है, आज का 11th क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 40वीं एशियाई वाटर वर्ड जनगणना का आयोजन कहां कब होगा? तो 14th एशियन वाटर वर्ड सेंसस कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये 10 से लेके 11 जनवरी 2026 में होगा। 10 से लेके 11 जनवरी को गोदावरी मुहाने, वहां पर है कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, वहां पे 14th एशिया वाटर बर्ड जो पानी में पक्षी पाई जाती है उनका सेंसेक्स होगा, और 60 नंबर का इंटरनेशनल वाटर वर्ड जनगणना आयोजित की जाएगी। बर्ड्स को गिना जाएगा कितनी संख्या है, तो इसमें जितने भी माइग्रेटरी और इंडेंजर्ड बर्ड्स हैं उन सब की गिनती होगी। तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो है माइग्रेटरी और संकटग्रस्त पक्षियों की गिनती करना और उनको बचाने का प्रयास करना। तो इन पक्षियों पे बेसिकली ध्यान दिया जाएगा। जो इंडियन स्कीमर है जो कि इंडेंजर्ड है, ग्रेट नॉट है ये भी इंडेंजर्ड है, यूरेशियन कर्ल्यू लगभग मतलब खतरे के निशान पर है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 27 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पेंडेमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। आने वाले समय में ऐसी कोई महामारी ना आए, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करना चाहिए और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। इसके लिए दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सभी स्तरों पे महामारी के बारे में लोगों को यहां पे जागरूक किया जा सके, और आने वाले फ्यूचर में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रकोप हो हम उसके लिए रेडी रहें। तो ये दिवस पहली बार 2020 में यूएन और WHO ने दोनों ने इसकी घोषणा करी थी कि हमें इसे मनाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा।
हर एक चीजों को समझा। अब बारी है ट्रिपल आर की। तो ट्रिपल आर में हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेस किसने किया है? तो भारत ने ही यहां पे चेस किया है। 56 नंबर की भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुई है? तो गोवा में पणजी में हुई है। अगला है भारत अमेरिका ने 10 साल की रक्षा और सुरक्षा समझौते पर कब हस्ताक्षर किए हैं? तो 31 अक्टूबर 2025 को इसमें हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने परमाणु संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो रशिया ने इसका परीक्षण किया है। टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को 2025 का 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में इंक्लूड किया है? तो इनका नाम है सोनम वांगचुक। मैनुअल फ्रेडरिक किस खेल से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका संबंध टेनिस से था। विश्व का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ जो है हाल ही में किस राज्य में देखा गया? तो माफ कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में देखा। कहां पे? कर्नाटक राज्य में देखा गया। क्लैम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो क्लैम पोर्टल को कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो वेलामाला सिमन्ना को यह अवार्ड दिया गया। भारत के 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। डी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 26 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़े हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो लखनऊ पे इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एयरलाइन के संचालन के लिए एनओसी दिया है। तो किसको किसको मिला? शंख एयर को, अल हिंद एयर को, फ्लाई एक्सप्रेस को। अनु गर्ग किस राज्य की फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनी है? तो ये बनी है उड़ीसा की पहली चीफ सेक्रेटरी। विनोद कुमार शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया। किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। अभी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। डीआरडीओ ने किस मिसाइल के परीक्षण के सफलतापूर्वक यहां पे किया है? आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया है? तो आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है जिसकी यूनिट 2 हाल ही में शुरू करी गई है? तो ये सुबनसिरी रिवर पर है। ठीक है। धनु यात्रा उत्सव का आयोजन ओडिशा के किस शहर में हुआ है? तो ये बारगढ़ में इसका आयोजन हुआ। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो बीओपीसी को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया है? तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। भारतीय रेलवे ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है? तो एआई बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने करी है? तो वराह मिहिर ने इसकी रचना करी है। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? सीजल 2015 का प्रश्न है। तो बसिलिका ऑफ बोम जीसस में। किस शक राजा ने सिंचाई के क्षेत्र में कार्य किया है? तो रुद्रदमन ने यहां पे सिंचाई के क्षेत्र में काम किया है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। आपके लिए एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना ये तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। ठीक है। और दोस्तों, जो रिजल्ट हैं यहां पर आप देखिए, आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं। तो लालू राय टॉपर है, मोहम्मद नदीम, अमित सागा, मनोज, रजनीश, मोहम्मद शहजाद, हरीश, बादल, स्नेहा, आरती मास्कोले 25 दिसंबर के। तो आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है जहां पे आपकी रैंक पता चलती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आप यहां पर डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस टेस्ट, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट और ई बुक्स में मंथली बुक, 10 मंथ ई बुक, 12 महीने की ई बुक। प्रीमियम कोर्सेस में बहुत सारे कॉम्बो पैक्स से अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है और आज ही ल्यूसेंट जीके फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो रहा है जो कि प्रभाकर सर आपको पढ़ाएंगे। प्रभाकर सर पूरी ल्यूसेंट पढ़ा रहे हैं, पेज बाय पेज, टॉपिक वाइज टॉपिक, वो भी देख लीजिएगा। तो कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच 799 में आपको मिल रहा है, 3 साल की वैलिडिटी, ईयर एंड 500 कूपन कोड यूज करना है, 11 विषय आपको पढ़ने को मौका मिलेगा।
18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ आपको इस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो बैच के साथ ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स में मंथली बुक्स, 12 महीने की बुक्स, आपको 6 महीने की बुक चाहिए लास्ट, आप करिए। 12 हिंदी मीडियम में 1 साल की कंप्लीट पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ पूरे 1 साल की, जो हम क्लास लेते हो आपको यहीं पे पैकेज में मिल जाती है। और इसके अलावा टेस्ट पास भी है अनलिमिटेड, जहां पे टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। मंथली बुक्स, 1000 स्टैटिक पीडीएफ, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को हर जगह शेयर करिए ताकि वो भी इस लेक्चर को पढ़ें और आगे बढ़े, सिलेक्शन को पक्का करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। संडे को बी रेडी फॉर इट, संडे को आपका महा मैराथन है, पिछले 12 महीने का मैंने शेड्यूल लगा दिया है, रात को 8 बजे। बी रेडी फॉर इट। जय हिंद, जय भारत।